हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जेडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, उड़ीसा फार्मासिस्ट की पोस्ट आ चुकी है और थोड़ी बहुत नहीं 1002 पोस्ट आई हुई हैं। 1002 पोस्ट, जो बहुत अच्छी वैकेंसी बोली जाती है। और अगर आपको इस वैकेंसी की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं ओडिशा फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या था, क्या है। सेम लगभग वही देखने को मिल रहा है। 85 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मा, 15 क्वेश्चन फ्रॉम द नॉन फार्मा, और वो 15 क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं किसमें, दो पार्ट में, जिसमें अरिथमेटिक यानी मैथ से हमारे 10 क्वेश्चन एंड इंग्लिश से हमारे 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और सेम यहां पे भी वही है। हाँ, ये जो 85 क्वेश्चंस फार्मा का है, इसको भी थोड़ा और डिफरेंशिएट कर दिया गया है। 60 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मा थ्योरी एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आए और उनका कैसा एक्सप्लेनेशन था, कहां पे हमने मिस्टेक्स किया था और कहां पे हमें अपनी चीजों को सुधारना जरूरी है। तो लेकिन उससे पहले जरा मैं आपसे यहां पे शुरुआत करूं। अगर आप ओडिशा फार्मासिस्ट जो कि कंडक्ट कर रहा है ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है फॉर द 1002 पोस्ट, जिसके लिए जीडीसी लेके आया है ओडिशा स्पेशली फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं फार्मा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा तैयारी आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपको लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, ई नोट्स, ये सारी चीजें एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एट जस्ट ओनली 1999 पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 24 दिसंबर। सो मिस मत करिए। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और अभी से ज्वाइन करिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और 2021 का क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला देखो, क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और क्वेश्चन क्या था, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज इश्यूड इन फॉर्म। अब आपको पता है कि हमारा जो होलसेल का लाइसेंस है या रिटेल सेल का लाइसेंस है, दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग होते हैं। अगर आप बात करते हो अदर देन CC1X, तो वहां पे हमारा आ जाता है 20 आ जाता है, 21 आ जाता है। देन हमारा CC1 एक्सक्लूडिंग X की बात करोगे तो 21 आ जाता है अगर रिटेल होगा, लेकिन अगर होलसेल होगा तो सिंगल B लग जाएगा। अब यहां पे देखो 20A जैसा कोई ऑप्शन नहीं है और 22A जैसा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि रिटेल के लिए याद रखिएगा हमेशा क्या, 20 के साथ मतलब 20 सीरीज में B लगेगा। B मतलब बड़ा, याद रखने के लिए तो याद रखेंगे 21B is the form number in which the license of the schedule C and C1 ड्रग का दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या था, 21B was the correct answer। बहुत सिंपल थे, पर इनको और ज्यादा ट्रिकी वे में पढ़ना है। सो ऑलरेडी एक पूरा शेड्यूल का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको वहां से काफी हेल्प मिलेगा। सो फॉर द ड्रग विच इज स्पेसिफाइड इनटू द शेड्यूल C एंड C1, 21B आता है, मेनली फॉर द होलसेल की बात करेंगे। अगर रिटेल सेल में सेम क्वेश्चन होता तो सीधा आंसर 21 हो जाता, तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। बाकी फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लाइटली मत लीजिएगा। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C। अब आपने विटामिन पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, और विटामिन की बात करते हो, विटामिन A, D, E के फैट सॉल्युबल आ जाते हैं, विटामिन B और C हमारे क्या आते हैं, वाटर सॉल्युबल आते हैं। विटामिन सी का नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड की बात करेंगे। विटामिन ए हमारा रेटिनोइक एसिड या रेटिनल या रेटिनॉल आ जाता है। विटामिन के की बात करोगे हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, जब हम के की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे अलग अलग आता है, जैसे मेनाक्विनोन, मेनाडाइओन, ये हमारे आ जाते हैं K1, K2, K3 के बेसिस पे आ जाते हैं। और जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन ई की बात करोगे तो टोकोफेरॉल याद आता है। विटामिन
विटामिन डी की बात करोगे कोल कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल याद आता है। आई होप ये सारी रिवीजन आपके माइंड में हो चुका होगा। सो विटामिन सी के बारे में पूछा जाएगा तो एस्कॉर्बिक एसिड आपके दिमाग में तुरंत आएगा। बाकी अगर बाकी ड्रग विटामिन के आपको नाम देखना है जरा कंफर्म करिएगा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और ये प्रॉपर ट्रिक सहित याद होते हैं। हाँ जी, कीड़ा याद होता है और साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नेम याद रखने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक की बात करते हैं। फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, मेनाडाइओन हमारा विटामिन के आ जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड आता है, और बाकी हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पे हम अलग ट्रिक वाइज चलेंगे, बट अभी यहां पे सिर्फ नाम याद रखिएगा। 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, अब जब आप पोसोलॉजी पढ़ते होगे तो वहां पे आपके डोजेस फॉर्म के बेसिस पे अलग अलग आता है कि 1 फ्लूइड आउंस में कितने ml होगा, या हमारा यहाँ पे आउंस है या मिली आउंस है, समथिंग लाइक दैट। अगर आपसे पूछा गया है 1 फ्लूइड आउंस यानी HZ के नाम से बोला जाता है तो ये होता है 29.57 ml आता है। सो अप्रोक्सीमेटली इसको हम 30 ml मान के चलते हैं। सो 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू द 30 ml, बाकी 29.57 एक्चुअल वैल्यू होती है। और अगर जब आप डबल पे चलोगे तो मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर पाते जाइएगा। जैसे 10 आउंस पे चलोगे तो 295 आ जाएगा। 10 आउंस की बात होगी तो ये हमारा कन्वर्जन होता है जिसको हम फ्लूइड आउंस को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन टेबल है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ टैबलेट इज चेक्ड बाय। अब यहां पे एक्चुअली कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो गए थे, सर अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो हम एक मिनट हार्डनेस टेस्टर भी यूज करते हैं, सर फ्राइबिलिटी टेस्टर भी यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेटर भी हमारा आता है, तो सर यहां पे ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं है, अगर आपसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ पूछा गया है, एक टैबलेट है, आप उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करोगे बाय द हार्डनेस टेस्टर। हमारे अलग अलग टाइप के आते हैं और यहां पे यस करेक्ट आंसर होगा हार्डनेस टेस्टर। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो जाता, लाइक अगर हमारा वियर एंड टियर की बात किया जाएगा, किसमें चेक करोगे, तब फ्राइबिलिटी की बात करोगे, और अगर डिसइंटीग्रेशन की बात करोगे तो डिसइंटीग्रेटर आता। लेकिन यहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ था तो हार्डनेस टेस्टर यहां पे हमारा यूज किया जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड हार्डनेस शुड बी मिनिमम 4 kg की बात करेंगे, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर आता है, फाइजर हार्डनेस टेस्टर आता है, इरवेका है, स्क्विंगर है, ये हमारे अलग अलग टाइप के हार्डनेस टेस्टर आते हैं। आप इनको देख सकते हैं। मॉन्सेंटो टेस्टर हमारा किलोग्राम में डेटा देता है। स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर हमारा जो होता है वो एयर प्रेशर के बेसिस पे अप्लाई किया बताता है। इरवेका टेस्टर भी केजी में बताता है। तो हाँ जी, हमारा नॉर्मल या एक हम बात करें ना कि मिनिमम हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, 4 kg का मिनिमम हार्डनेस होनी चाहिए किसी भी टैबलेट की, अगर हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल वे में। अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, list of substance that should be sold by the retail only on the prescription। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो क्या है, only on the prescription of registered medical practitioner, और इसके लिए हम सिंपल बोलते हैं शेड्यूल के बेसिस पे, only prescriptional drug are called as the schedule H class drug। यहां पे आंसर कहीं दिख रहा है क्या, हाँ जी, means the drug which is sold by the retailer or the retail pharmacist by the prescription of the RMP registered medical practitioner, उसी से दिया जाएगा। V में हमारे आते हैं जितनी हमारी पेटेंट मेडिसिन होती हैं, X में हमारी डेंजरस मेडिसिन आती हैं, Q की बात करोगे तो कलर याद आएगा। सो अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमारे शेड्यूल्स हैं, उनको जरूर एक बार देखिएगा। दीज आर कॉल्ड एज द शेड्यूल्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल से हमारे आएंगे। सो क्यू में हमारे कलर्स हो गए, डाइज हो गए, कलर पिगमेंट्स आ गए, वी में पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, शेड्यूल एक्स में डेंजर यानी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग आ जाते हैं, एच में हमारे लिस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शनल मेडिसिन आ जाती है। करेक्ट है। नेक्स्ट, अ पेशेंट आस्क अ प्रिपरेशन एज अ वजाइनल क्रीम फॉर द कैंडिडियासिस व्हिच प्रोडक्ट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब देखो यहां पे यही प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं कि जब आपसे ब्रांड नेम की बातें आ गई, ये हमारी किससे रिलेटेड है, टुवर्ड्स द ब्रांड नेम। अब जरा मुझे कंफर्म करिएगा, वजाइनल में इंफेक्शन हुआ है रिगार्डिंग द कैंडिडियासिस यानी फंगल इंफेक्शन हुआ है, अब उसके लिए आप क्या दोगे। ऑब्वियसली वजाइनल इंफेक्शन में अगर हम यूटीआई की बात करेंगे तो हमें यूटीआई आ जाएगा, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन की बात हो रही है।
और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वन ऑफ द बेस्ट ड्रग होती है, दैट इज द कोट्रिमोक्साजोल और फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव को लेके चलेंगे। अब यहां पे अब इनके अगर ब्रांड नेम के बेसिस पे एपीआई देखोगे तो कांस्टेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, क्लोट्रिमोक्साजोल आ जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर आप बाकी देखना चाहोगे, जैसे देखो क्या है, ऑर्थो गाइनेस, नाम ही है क्या, ऑर्थो, और ऑर्थो का मतलब क्या है, हाँ जी ये वजाइना यूज्ड ओनली होती है और ये मेनली प्रोवाइड की जाती है बट नॉट फॉर द इंफेक्शन, दे आर मेनली मेंट फॉर द गाइनिस्ट पर्पस के लिए। यूरेक्स जहां पे हम बात करते हैं एंटी पैरासाइट मेडिसिन होती हैं। अगर हम बात करते हैं बैक्ट्रोबैन के बारे में तो जहां पे हमें देखने को मिलता है ये हमारा एंटी वायरल देखने को मिलता है। मुपिरोसिन की बात करते हैं वो हमें देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रांड प्रोडक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन बना है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉड लिवर ऑयल इज न्यूट्रिटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, ऐसा टाइप से आपने नाम सुना जरूर होगा। और कॉड लिवर ऑयल की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है ना, द कॉड लिवर ऑयल इज प्योर इफ दैट कंटेन द ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर प्रेजेंट है, और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं यहां पे हमें विटामिन डी और विटामिन ए याद आ जाएगा। सो बोथ हमारा होना चाहिए, सो विटामिन ए एंड डी, यस। अगर विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट हैं तब हम कहेंगे यस हाईली रिच होती है कॉड लिवर ऑयल, न्यूट्रिटिव प्रेजेंस ऑफ द विटामिन ए एंड डी। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रेजेंट होगा, बेस्ट सोर्स होता है वो तो है ही है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं विटामिन ए और डी भी काफी जरूरी होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन एलर्जिक कंडीशन इज, अब इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है कुछ, क्या अगर आपसे पूछा गया है एलर्जिक कंडीशन में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वन एंड ओनली। अगर एलर्जी की बात आए तो विटामिन ई याद आए, यस। हमारा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जब होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, याद आ रही है ना, हाइपर सेंसिटिविटी में जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो हमारी कौन सी होती है, ह्यूमोरल मीडिएटेड में आती है और आईजीई एंटीबॉडी वहां पे रिस्पॉन्सिबल होती है। सो आईजीई प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैरासिटिक वॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन, और ये हमारी क्या होती है, मोनोमर। याद रखिएगा, बड़ा सिंपल ट्रिक है। देखो हमारे टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन कितने होते हैं सर, हम इनको याद रखते हैं गेम्ड के नाम से। किसके नाम से याद रखते हैं, गेम्ड के नाम से। जिस भी इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम अगर आप सिंगल मुंह दबा के आप बोल सकते हो, टीथ को बंद करके, जैसे जी ई डी, यहां पे मैंने माउथ ओपन नहीं किया, लेकिन ए माउथ ओपन। अगर मैं यहां पे बात करूंगा जी ए एम, एम ये भी हमारा ओपन हुआ, तो ए और एम ये हमारे मोनोमर नहीं है, बाकी तीनों हमारे मोनोमर हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए तो ए डाइमर है और एम हमारा पेंटामर है, तो एम पेंटामर है, ए डाइमर है और जी ई डी हमारे मोनोमर हैं। ऐसे टाइप से क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं, तो ये ट्रिकी चीजें हैं, इनको जरा याद रखोगे तो डेफिनेटली आंसर बड़े आराम से निकाल लोगे। पोसोलॉजी डील्स विद, किस चीज की पोसोलॉजी होती है, जहां पे हम डोज ऑफ द ड्रग्स की बात करते हैं, कितना डोज देना है, कितना डोज किसी चाइल्ड को देना है, जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक, एडल्ट, इन सब के डोज का कैलकुलेशन किया जाता है किसमें, पोसोलॉजी में। सो क्वालिटी ऑफ ड्रग नहीं, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। अब देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग लगा दे क्या सर, नहीं, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग ये तो हमारी फार्मेसी है, हाँ जी, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ये तो है, लेकिन अगर डोज की बात किया जाए, हाउ मच डोज इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज द पोसोलॉजी। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, अलग है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखेंगे, चलेगा। द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, दोनों यूरेटर से हमारे यूरिन आता है और यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर का जो एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट होता है, जो नॉर्मल एडल्ट का यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो 450 ml टू 550 ml का अमाउंट एक्यूमुलेट कर लेता है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है,
500 ml, हाँ आधा लीटर यूरिन लगभग हमारे यूरिनरी ब्लैडर में वंस अ टाइम स्टोर हो सकता है। सो यूरिनरी ब्लैडर दैट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 400 ml टू 500 ml और 450 टू 550 ml भी चलता है। और ये हमारा यहाँ पे ये कलेक्ट करता है यूरिन फ्रॉम बोथ किडनी बाय द यूरेटर। ये जो हमारे दोनों यूरेटर आ रहे हैं ना, यूरेटर से हमारा पहुंचता है कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहीं पे यूरिन एक्यूमुलेट हो जाता है। हाँ, जब हम ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन होती है तो एक्सक्रीशन हो जाता है, और सिंपैथेटिक सिचुएशन होती है तो यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा डायलेट हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा जरूर है, याद आ रही है मेरी बात? चलिए बढ़िया। वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा आसान भी था। अब आप बोलोगे सर कि पोलियो हमारी वायरल वैक्सीन, वायरल डिजीज है, डायरिया सर ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज आती है, समटाइम्स ट्रेवलर डायरिया भी हो जाता है, टिटनस, राउंड वॉर्म सर ये तो सब अलग अलग है। तो वायरस, देखो यहां पे ये नहीं बोला है कि वायरस ओरिजिनेटेड, ना 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 ना, यहां बोला गया है वाटर ट्रांसमिटेड। वाटर ओरिजिनेटेड अलग है, वाटर ट्रांसमिटेड अलग है। यानी कौन सी डिजीज ऐसी है जो हम वाटर कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के इंटेक से हो जाती है? पोलियो, हाँ जी, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड इंटेक किया जाएगा तो हो सकता है। डायरिया बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और ये शायद आपने फील भी किया होगा, कभी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है या कभी आप अनहाइजीनिक फूड इंटेक कर लेते हैं तो डायरिया हो जाता है। लेकिन टिटेनस, हाँ जी, टिटेनस का यहां कोई रिलेशन नहीं है। टिटेनस इज नॉट ट्रांसमिटेड, यहां ट्रांसमिशन की बात चल रही है। टिटेनस इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द वायरस। राउंड वॉर्म भी वाटर, वायरस नहीं वाटर, हाँ जी, राउंड वॉर्म भी हमारा वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन टिटेनस जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाटर बॉर्न, वाटर वॉश, वाटर बेस्ड, वाटर रिलेटेड, ये अलग अलग वर्ड आ रहे हैं। अगर वाटर बॉर्न की बात किया जाएगा तो टाइफाइड है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, हाँ ये वाटर से होती हैं। अगर वाटर वॉश्ड, अगर आपने वाटर को प्रॉपर हाइजीनिक बाय द वॉशिंग, प्रॉपर आपने हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं किया तो वहां पे क्या होगा, स्केबीज या ट्राइकोमा हो सकता है। अगर ग्विनिया वॉर्म्स या थ्रेड वॉर्म, या हम बात करेंगे हमारा स्विमिंग की वजह से हो जाता है, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, वाटर बेस्ड हो गई। और वाटर रिलेटेड की बात करेंगे, मलेरिया, डेंगू फीवर, येलो फीवर, ये सब है बाइट बाय द इन्फेक्टेड इंसेक्ट दैट ब्रीड नियर वाटर। अब आप मुझे बताइए ना, मलेरिया कहां होता है? मतलब मलेरिया का मॉस्किटो मेनली कहां होता है? गंदे पानी के पास सरवाइव करता है, तो वहां से हो जाता है ना। तो ये वाटर बेस्ड आ जाती है, वाटर रिलेटेड आ जाती हैं, करेक्ट। बाकी और थोड़ा डिटेल में देखना है, जरा एक चीज और समझिएगा। पोलियो मेनली ट्रांसफर्ड व्हेन द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन एंटर्स द माउथ ऑफ द हेल्दी पर्सन थ्रू द फूड और वाटर। डायरिया की बात करोगे, यस, ट्रांसफर्ड व्हेन द फेसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन एंटर द हेल्दी पर्सन बाय द वाटर और फूड। हाँ, बैक्टीरिया यहां पे रिस्पॉन्सिबल है, वो अलग चीज है। टिटेनस की बात करेंगे, ट्रांसमिटेड बाय द बैक्टीरिया, और यहां पे क्या होता है, वोपन वुंड्स एंड कट होता है। यहां पे वाटर की बात नहीं आई। राउंड वॉर्म, हाँ जी, यहां पे भी सेम चीज आएगा, तो जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। वाटर डज नॉट ट्रांसमिट द टिटेनस, टिटेनस वाटर से नहीं होता है। कुछ नया था, सीखने को मिला होगा, और अगर मिला होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, पीवेमिसिलिनम, ओके ठीक है, पीवेमिसिलिनम एक हमारी पेनिसिलिन डेरिवेटिव है, प्रिस्क्राइब्ड एट 20 mg per kg इन 3 डिवाइडेड डोज। क्या बोला गया, 20 mg पर kg का डोज देना है एक पर्सन को, लेकिन आगे क्या बोला गया, 3 डिवाइडेड डोज, ये डोज इकट्ठा नहीं देना है। एक दिन में एक पर्सन को 20 mg पर kg का डोज देना है, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड करके। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा तब मजा आएगा। द इंडिविजुअल डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट वेइंग 12 kg। अब जरा मुझे बताइएगा, अगर एक 12 kg का एक पर्सन है, पेशेंट है, कितना, 12 kg का, डोज क्या बोला गया है, 20 mg पर kg।
1 केजी का अगर पर्सन होता तो 20 mg दिया जाता। अगर 12 केजी का है तो टोटल उसको कितना डोज दिया जाएगा सर? 240 mg उस पर्सन को देना है। करेक्ट हो भाई? अगर 1 केजी का वेट पर्सन होता तो 20 mg दिया जाता उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके। लेकिन यहां हमारा वेट कितना है? 12 केजी। तो ऑब्वियसली जितने केजी का है उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए हमारे डोज से। तो कितना डोज देना है? 240 mg। लेकिन एक बार में नहीं, इसको हमें 3 डोजेज में देना है। अब अगर मैं ईच डोज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा कि सर अगर हमने मॉर्निंग में दिया 80 mg, आफ्टरनून में दिया 80 mg, नाइट इवनिंग में दिया 80 mg, टोटल मिला के हमारा 240 mg हो जाएगा। हो जाएगा, बढ़िया। अब आगे देखो क्या बोला गया है, टू बी एडमिनिस्टर्ड। क्या बोला गया? द इंडिविजुअल डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट। इंडिविजुअल डोज, ये तो एक्यूमुलेटेड डोज होगी ना। इंडिविजुअल डोज यानी तीनों डोज में कितना कितना ड्रग देना है। सर अगर हम 80 mg 3 टाइम्स दे देंगे तो उस पर्सन की डोज कंप्लीट हो जाएगी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 mg। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 240 mg लगा के चले आए थे, वो इस गलती को अभी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ब्लेंडर कहां था। करेक्ट है। सो हमने कैलकुलेशन देखा बड़े आराम से, और बेसिक कैलकुलेशन था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, अब बताइए ये भी कोई क्वेश्चन है? डीएनए कहां होता है? सर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और डीएनए न्यूक्लियस में होता है, इसीलिए तो बोला जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए हमारा न्यूक्लियस में ही तो बनता है। राइबोसोम में ना 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 ना, राइबोसोम में ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि एमआरएनए जो न्यूक्लियस में बन के आता है बाय द ट्रांसक्रिप्शन, वो राइबोसोम से जुड़ता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो कोई कहानी ही नहीं है। आंसर हमें न्यूक्लियस लगाना था। डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। पूरा प्रोसेस याद है ना? तभी तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है, वहां पे होता है रेप्लिकेशन। यस, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन की थियरी किसने दिया था? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से। हु हैव डिस्कवर्ड द डीएनए रेप्लिकेशन? आंसर आपकी तरफ से। In lower urinary tract infection, which oral antibiotic is not used? बड़ा प्यारा और बड़ा मजबूत और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या? यूटीआई में हम डिफरेंट ड्रग यूज करते हैं, बट यहां पे पूछा गया है कि अगर लोअर यूटीआई हुआ है तो कौन सी ड्रग यूज नहीं करेंगे। मैंने आपसे पहले बोला हमारे कोट्रीमोक्साजोल यूज किए जाते हैं, हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज किए जाते हैं, बट दीज ड्रग मेनली एक्ट इनटू द अपर यूटीआई। यहां लोअर यूटीआई, लोअर यूटीआई में पेनिसिलिन डेरिवेटिव यूज होते हैं, सिफेलोस्पोरिन डेरिवेटिव यूज होते हैं, और यूरिनरी एंटीसेप्टिक यूज होते हैं। जरा यहां पे ऑप्शन देखो, एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन है, यूज किया जाएगा। सिफेलेक्सिन, हां जी हमारी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हां जी यूज किया जाएगा। नाइट्रोफेरेंटवाइन यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, धड़ल्ले से यूज किया जाएगा। बट टेट्रासाइक्लिन नॉट एट ऑल। टेट्रासाइक्लिन को हम बहुत जगह यूज करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, लेकिन अगर बात किया जाए यूटीआई में, सर इसका कोई रोल नहीं होता है। सो यूटीआई में टेट्रासाइक्लिन नहीं यूज किया जाएगा, खासतौर पर ओरली। एग्जैक्टली कौन कौन सी यूज करते हैं? नाइट्रोफेरेंटवाइन, क्लॉक्सासिलिन, मिथेनामाइन, अगर कोट्रीमोक्साजोल, अमीनोग्लाइकोसाइड, सेफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्लोरमफेनिकॉल, एम्पेसिलिन। लेकिन अगर क्या नहीं यूज किया जाएगा तो लिख लीजिएगा कौन सा? टेट्रासाइक्लिन। हाँ, टाइफाइड में यूज कर लीजिए, कॉलरा में यूज कर लीजिए, बाकी जगह यूज होगा, लेकिन यूटीआई में टेट्रासाइक्लिन बिल्कुल नहीं। कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम्स ऑफ, कॉस्टिक सोडा हिंदी भाषा में घर में बोलूं तो खाने वाला नमक, खाने वाले नमक। यहां पे खाने वाला नमक हमारा क्या होता है? NaCl होता है, करेक्ट। लेकिन ये कॉस्टिक सोडा है। अब कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, अलग अलग टाइप के सोडा, पोटैश सोडा, अलग अलग टाइप के सोडा सुने होंगे। और कॉस्टिक सोडा क्या होता है? अरेहाना, NaOH। कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और सोडा से आपकी दोस्ती करवाऊं, जरा देखो, कॉस्टिक सोडा NaOH, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट,
या हम बोले इसको हमारा डाई सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमारा आ जाता है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा NaHCO3। गोबर सॉल्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4 आ जाएगा। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट NaNH हमारा अमोनियम फॉस्फेट आ जाता है, सोडियम अमोनियम फॉस्फेट आ जाता है। पोटास K2CO3। कॉस्टिक पोटास, मैंने ये देखा था, अंतर देखो क्या है, अगर कॉस्टिक सोडा पूछा जाएगा तो सोडियम लगाएंगे यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कॉस्टिक पोटास लग जाए तो क्या लगाओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगा दोगे, अंतर यही है। क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये अलग अलग चीजें हमने पढ़ी हैं कि नहीं, ऑब्वियसली पढ़ी होंगी, तो जरा एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो मजा आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी फार्मासिस्ट में लगभग आ ही जाते हैं कभी ना कभी। बीटामिथासोन एंड प्रेडनिसोलोन, जरा मुझे कंफर्म करिएगा ये दोनों किस क्लास की ड्रग है? सर ये दोनों हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करोगे थोड़ा बहुत ये पेन को भी रिलीफ कर देते हैं ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द एराकिडोनिक एसिड फॉर्मेशन। अब ऑप्शन पे देखो, इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन में नहीं यूज होते हैं, इन्फ्लामेशन में यूज होंगे, ये ठीक है। अल्सर में नहीं भैया, अल्सर ये कॉज कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएगा तो अल्सर कॉज होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सो राइट आंसर इज द इन्फ्लामेशन। सो प्लीज जरा इसको ध्यान दीजिएगा, हमारे जो स्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, वो अराकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2, यानी PLA2 एंजाइम इनहिबिट कर देती है और उसकी वजह से अराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा। अराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा और इन्फ्लामेशन नहीं होगा। ये थोड़ी दूर की कहानी है लेकिन बड़े पास से समझनी पड़ेगी। Power of the drug inspector appointed under the Drug and Cosmetic Act 1940 are mentioned under which of the following section of the act? जितने भी स्टूडेंट अगर कभी भी मेरी क्लासेस में यूट्यूब पे हो या मेरे क्रैश कोर्स में हो, प्राइम में हो, कभी आपने अगर क्लासेस किया होगा तो ये जरूर मैंने आपको समझाया है। क्या एक्ट सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23, ये 4-5 सेक्शन ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पर जब हम बात करते हैं किसके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखो सेक्शन 19, ऐसे याद रखिएगा, सेक्शन 19 जहां पे आते हैं कौन से, स्टेट काउंसिल। 19 20 की बात करेंगे जहां पे ड्रग एनालिस्ट आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट, ड्रग एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट आता है। ओके गुड। और 21 की बात करेंगे, यहां ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट आता है। सेक्शन 22 की बात करेंगे तो यहां पे पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं। और अगर सेक्शन 23 की बात करोगे तो यहां पे इंस्पेक्शन प्रोसीजर आता है फॉर द DI, यानी ड्रग इंस्पेक्टर कैसे इंस्पेक्शन करेंगे उसके रिलेटेड है। आपसे पावर पूछा गया है, तुरंत लगा दीजिएगा यस। 22 पावर की बात चल रही है और पावर की बात है तो याद रखोगे हमने क्या बोला। देखो इंस्पेक्शन मेंशन 22, पावर है तो 22, अपॉइंटमेंट है तो हमारा 21। अगर काउंसिल की बात है, स्टेट काउंसिल, तो सेक्शन 19, और ड्रग एनालिस्ट में चले जाओगे तो 20 आ जाएगा, इंस्पेक्शन प्रोसीजर में चले जाओगे तो 23 आ जाएगा। तो ये 4-5 सेक्शन जरूर दिमाग में बैठा लीजिए जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेफाजोलिन इज यूज्ड इन, नेफाजोलिन का यूज कहां किया जाता है? नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन कभी ना कभी आपने यूज किया होगा, या फिनाइलेफ्रिन आपने डाला होगा। कहां? सर नाक में। कभी सर्दी जुकाम हुआ है, नोज नाक बंद हुई है, आपने क्या कभी ऑट्रिविन वगैरह जैसा प्रोडक्ट यूज किया है? अरे उसमें देखिए ना क्या होता है, यही तो होता है। सो नेफाजोलिन इज द नेजल डिकॉन्स्टेंट। हाँ जी, नेजल में जब कंजेशन हो जाता है तो उस कंजेशन को कम करने के लिए नेफाजोलिन दिया जाता है एज अ
नेजल डिकॉन्स्टेंट के रूप में। कौन कौन सी हो गई हमारी इंट्रानेजल में अगर हम बात करेंगे, दैट इज द ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन या फिनाइलेफ्रिन की बात करेंगे। इफेड्रिन भी समटाइम्स दे दिया जाता है, विक्स तो यूज किया ही होगा क्योंकि ये सभी हमारी क्या है, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट है। पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद द आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट में आया, ड्रग इंस्पेक्टर में आया, जीपैट में आया, नाइपर में आया, और इस क्वेश्चन का कोई तोड़ ही नहीं है। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा आंसर याद रखिएगा, क्या कि जो आइसोनियाजिड होता है, जो हम लिखते हैं क्या, आइसोनियाजिड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है INH। क्यों सर, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड इसका पूरा केमिकल नेम होता है। और इसको INH याद रखने का क्या मतलब है, I फॉर इंसैनिटी। ये जो आइसोनियाजिड होती है ना, वो क्या करती है, साइकोसिस कॉज करती है। N फॉर न्यूरोटॉक्सिसिटी, हाँ जी, ये जो ड्रग है मेरी आइसोनियाजिड, ये न्यूरोटॉक्सिसिटी, और H फॉर हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो आपको एडवर्स इफेक्ट तो याद हो गए, और इसी में याद रखिएगा फॉर दिस न्यूरोटॉक्सिसिटी विटामिन B6, विटामिन B6 जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। यस, विटामिन B6 दैट इज द पायरिडॉक्सिन इज गिवन टू ट्रीट दिस न्यूरोटॉक्सिसिटी। अब ऑप्शन पे आपको देखो क्या है, हिपैटो और न्यूरो दो ही टाइप के एडवर्स इफेक्ट मिले, आपको आंसर क्या लगाना है, यस, विटामिन B6 दिया जाता है फॉर द न्यूरोटॉक्सिसिटी विच इज कॉज्ड ड्यू टू द आइसोनियाजिड। अच्छा, होता क्यों है सर, अब ये भी देखना, आइसोनियाजिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, बन जाता है आइसोनियाजिड हाइड्राजोन, और ये आइसोनियाजिड हाइड्राजोन जो होता है पायरिडॉक्सिन फॉस्फोकाइनेज को इनहिबिट कर देती है। अब इसी की वजह से चांसेस हैं कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, जिसको इनहिबिट करने के लिए अलग से पायरिडॉक्सिन सप्लीमेंट दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, 1% वेट बाय वेट डेक्सट्रोज मींस। अच्छा, आपने ऐसे टाइप से वैल्यू खूब पढ़े होंगे, क्या 1% वेट बाय वॉल्यूम, 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे टाइप से नाम आते हैं ना, ये तो पता ही है ना। मींस सपोज 1 gram solute dissolve in 100 ml of the solvent, then weight by volume। अगर बोला गया 1 ml of the solute dissolve in 100 ml of the solvent, बन गया 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और वहीं अगर बोला गया 1 gram solute dissolve in 100 gram of the solvent, तब हमारा, अब दोनों में ग्राम लग गया, तब हमारा बन जाएगा 1% वेट बाय वेट। अब देखो, डेक्सट्रोज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा वाटर में मिलाया जा रहा है, मतलब इसको हम कहां पे, किसी सॉल्वेंट पे डाल रहे होंगे, लेकिन क्या होगा यहां पे 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। ग्राम देखना जरूरी है, देखो यहां पे भी वही है, बस अंतर कहां है, ml। अगर मैं ये लगा दूंगा तो ये वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। मोल की यहां कोई बात ही नहीं है, तो ए आंसर आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ द डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों को वेट में आपको, ग्राम में आपको निकालना है। जैसे बोला जाता है क्या, 5% डेक्सट्रोज, सो 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट में मिलाया जाएगा, मतलब टोटल 100 है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, टोटल 100 है, जिसमें से 5 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज है। यही तो हमारी बात बनेगी ना, बढ़िया। Which of the following is a synthetic sweetener? सिंथेटिक स्वीटनर समटाइम्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, लेकिन यूज किए जाते हैं, जैसे सैक्रिन, एस्पार्टेम, कुछ नाम सुना है, हाँ जी, ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, फ्रक्टोज, ये सब स्वीटनर यूज किए जाते हैं, लेकिन ये नेचुरल हैं। लेकिन एस्पार्टेम की बात करोगे, सैक्रिन की बात करोगे, ये हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। और ये भी तो बोला जाता है aspartame is 200 times more sweeter than sucrose, saccharin is 500 times more sweeter than sucrose। तो सिंथेटिक में कौन से आ गए, सैक्रिन आ गया, एस्पार्टेम आ गया, साइक्लामेट, नियोस्टेम, सुक्रो या हम बात करें सुक्रालोज आ गए, ये सिंथेटिक है। नेचुरली में, हाँ जी, अगर आप देखिएगा ना, ये इंटेंस स्वीटनर
बल्क स्वीटनर की बात करोगे सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, xylitol, लैक्टिब्यूटॉल, इरिथ्रिटॉल, ये हमारे आ जाते हैं। फ्रक्टोज हो गए, ग्लूकोज हो गए, डेक्सट्रोज हो गए, ये हमारे क्या है, नेचुरल की तरफ बढ़ोगे। खैर आगे बढ़ो। इन डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप की डिजीज है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस में या तो इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है या इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब राइज होता है वही कंडीशन हमारी कहलाती है डायबिटीज मिलाइटस। और ये डायबिटीज मिलाइटस दो टाइप के मेनली होते हैं, आईडीडीएम, एनआईडीडीएम। हाँ एक गैस्ट्रेशनल होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, लेकिन वो नॉर्मल में नहीं आता, वो अलग कहानी में है। तो क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। सुक्रोज इंक्रीज इन ब्लड, ग्लूकोज, हाँ जी ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड, कैल्शियम की तो बात भी मत करिएगा, क्योंकि मेजर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट ब्लड में होता है वो ग्लूकोज होता है जो एटीपी प्रोवाइड करता है। सो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं। और नॉर्मली हमारा अगर हम बात करते हैं, हमारा जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिलिन रेंज होता है 6.5 to 7.5 होता है। अगर उससे ज्यादा होने लग जाता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिलिन इन परसेंट ग्राम में, तब वो हमारा आ जाता है डायबिटीज आ जाता है। थोड़ा ये भी पॉइंट हीमोग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिलिन की बात जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। A patient asked for ibuprofen gel. The pharmacist may dispense. Another practical example. एक पेशेंट है, आया मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए, सर मुझे आइबुप्रोफेन जेल दे दीजिए। अब बताइए फार्मासिस्ट उसको कौन सा दे। यहां पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, ओरू, वेल, वोल्टा, रोल, डू बैम, आइबुटॉप, ये सभी हमारे क्या है, ब्रांड नेम है। आइबुप्रोफेन जेल देना है, मतलब क्वेश्चन तो इतना इजी था कि आप अगर एक छोटे बच्चे से भी कराओगे ना तो शायद वो तुरंत आंसर दे देता, सर आइबुप्रोफेन है, आइबुटॉप है। जी सर बिल्कुल है, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आइबुप्रोफेन ही इसमें प्रेजेंट है। अगर आप बात करोगे आइबुटॉप, यस आइबुप्रोफेन यहां पे हमें देखने को मिलता है। डुबैम की बात करोगे जिसमें हमारा क्या होता है, यहां पे अलग होता है, दैट इज द मसल्स में यूज किया जाता है और यह हमारा एनाल्जेसिक क्रीम के रूप में आता है। ऑरुवेल की बात करेंगे कीटोप्रोफेन प्रेजेंट होता है। वोल्ट्राओल की बात करते हैं तो डिक्लोफिनैक प्रेजेंट होता है, लेकिन आइबुटॉप में आइबुप्रोफेन प्रेजेंट होता है। इंट्रिक कोटेड टैबलेट्स आर मेंट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन। अब आपने शायद फार्मास्यूटिक्स में एक बेसिक चीज पढ़ा होगा कि हमारी कुछ ड्रग होती हैं जो एसिड के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, लेकिन उनको एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन से होना होता है। तो ऐसी ड्रग को हम स्पेशल इनका फॉर्मुलेशन बना देते हैं, जिनको बोला जाता है इंट्रिक कोटेड टैबलेट बोला जाता है, जहां पे हम ड्रग को कोट कर देते हैं बाय द इंट्रिक कोटिंग और उसको हम इंटेस्टाइन में डिसॉल्व कराते हैं। तो कहां के लिए बनता है, इंटेस्टाइन के लिए बनाया जाता है। स्टमक तो बिल्कुल नहीं, माउथ बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो गया, इंटेस्टाइन। इतना इजी क्वेश्चन तो है। यस, इंट्रिक कोटेड टैबलेट्स are compressed tablets coated with the substance that do not dissolve into the acidic condition of the stomach. ये स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टेबल रहेंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे, और ड्रग को कहां पे निकालेंगे, ये डिसॉल्व कराएंगे या हमारा एक्सपेल आउट कराएंगे, इंटेस्टाइन में, इसीलिए तो किया जाता है। The most important component of the human gamma globulin is अब ग्लोबुलिन की बात किया जाए, इम्यूनोग्लोबुलिन हमने अभी पहले शुरू में बात किया था, 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजी, जी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। अब आपसे क्या बोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ओवरऑल अगर देखोगे ना तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। भाई जो ज्यादा होगा इंपॉर्टेंट भी तो वही हो जाएगा ना, और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, सर आईजीजी का। जी, क्यों जी याद रखोगे, क्योंकि जी हम क्या बोलते हैं, आईजीजी एक ऐसी हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका परसेंटेज हमारे ओवरऑल इम्यूनोग्लोबुलिन में 80%, 80% तक होता है। एंड दिस इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर।
हाँ ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। सो आंसर होगा IgG। अब बाकी चीज तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि GED ये हमारी मोनोमर है, IgA हमारा डाइमर है, IgM हमारा पेंटामर है। अब अगली चीज इसी में और क्या याद रखोगे, IgG जिसको हम रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, क्यों, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसको रेस्पेक्ट दे देते हैं। सो IgG अराउंड 80%। आफ्टर दैट IgA। अब उसके बाद दूसरा हमारा जो सबसे प्यारा होता है ना, उसको हम बोलते हैं ए, इधर आने का, तो IgA। उसके बाद IgM, हाँ जी मेन की बात करोगे IgM आ जाएगा, देन IgD एंड IgE। सो IgG is the only immunoglobulin which can cross the placenta। हाँ जी, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाता है। और ये पहली हमारी ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो बेबी में इम्यूनिटी डेवलप करती है, क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस करके वहां तक पहुंच जाती है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे तो हाँ जी, इसका मॉलिक्यूलर वेट बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन से सबसे कम है। सर ऐसा क्यों? देखो, सबसे ज्यादा किसका होगा सर, जो पेंटामेरिक है उसका होगा सर, उसके बाद सर जो डाइमर है उसका होगा, उसके बाद जो मोनोमर है। अब मोनोमर में भी ई का थोड़ा ज्यादा, डी का थोड़ा उससे कम और जी का सबसे कम। साइज सबसे छोटी, अमाउंट सबसे बड़ा किसका, जी का। बस इतना ही याद रखना है। ड्रग्स विच डज नॉट बिलोंग टू द फ्रूट क्लास, एरगट, फेनल, कोरिएंडर, डिल, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका फ्रूट यूज नहीं किया जाता? एरगट, किसी को याद आ रहा है क्या? एरगट, क्लेविसेप्स पर्पूरिया, राई के प्लांट पे डेवलप होता है क्लेविसेप्स पर्पूरिया, जो कि हमारा एक फंगस होता है। तो ये प्लांट कहां से, मतलब प्लांट ही नहीं है तो प्लांट नहीं है तो फ्रूट काहे का जी? नॉट अ प्लांट, नॉट अ फ्रूट पूछा गया है। एरगट, फेनल हाँ फ्रूट है, फ्रूट यूज किया जाता है, आपने जरूर खाया होगा। कोरिएंडर, अरे क्या ही कहना, और डिल, हाँ जी इन सभी का फ्रूट यूज किया जाता है। नॉट पूछा गया था तो एरगट आंसर लगा देना था, करेक्ट ना। एरगट नोन एज द राई एरगट, ये हमारा सीकल क्रॉन्टम की बात करते हो, और ये हमारा क्लेविसेप्स पर्पूरिया फंजाई होता है जिससे हमें एरगट मिलता है। फेनल, बिल्कुल आप बात करोगे, फोनिकुलम वल्गेयर की बात करोगे, ड्राई फ्रूट होता है। कोरिएंडर का भी ड्राई फ्रूट होता है, कोरिएंडरम सटाइवम। दिल की बात करोगे, ड्राई फ्रूट होता है। एनिथम ग्रेविलेंस की बात करोगे, ये भी हमारा दिल, हाँ जी एक ही तो दिल है, एंथम करता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कार्बन एटम्स इन कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर क्या है? अगर मैं इसको सिंपल क्वेश्चन बना दूं कि कोलेस्ट्रॉल में जो कार्बन का सोर्स है कहां से आता है, कोई भी कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव बनेगा या हमारा स्टेरॉयड डेरिवेटिव बनेगा, आपको पता है ना सिकमिक एसिड पाथवे, मेवलोनिक एसिड पाथवे, याद है, पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। शुरुआत कहां से होती है? एस, हमारा एसिटाइल को ए से। सो अगर मैं कार्बन की सोर्स की बात करूंगा तो एसिटाइल कोए, हाँ एसिटाइल कोए से मेरा बनेगा फर्दर स्क्वेलिन, लैनोस्टेरॉल, मेवलोनिक एसिड आएगा, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन शुरुआत कहां से है? एसिटाइल कोए। सो एसिटाइल कोए से मेवलोनिक कोए बाय द HMG कोए रिडक्टेज, देन हमारा यहाँ पे आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, देन जेरानिल पायरोफॉस्फेट बनेगा, देन हमारा यहाँ पे स्क्वेलिन बनेगा, लेनोस्टेरॉल बनेगा, जाइमोस्टेरॉल बनेगा, एनास्ट्रॉल बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ये सब चीजें आएंगी। वो पूरा आपने बायोसिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हो, लेकिन शुरुआत कहां से है? एसिटाइल को ए से है। Which one of these is hypotensive drug? हाइपोटेंसिव यानी जो बीपी को घटाए। देखो जरा, सेनेगा नहीं, पॉलीसेनेगा की बात आती, रुबाब नॉट एट ऑल, रुबाब, कैस्कैरा, एलोय, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, इनमें हमारा परगेटिव एंड कैथार्टिक प्रॉपर्टी आती है, लेकिन हाइपोटेंसिव नहीं। रावोल्फिया, हाँ जी रावोल्फिया, सरपेंटिना मिलता है, रिसरपिन एंटी हाइपरटेंसिव होता है, बिल्कुल आता है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। वसाका की बात करोगे, वेसिसिन, वेसिका एडाटोदा, याद है ना,
तो वसाका से हमारा जो वेसेसिन मिलता है उसके डेरिवेटिव हमारे आते हैं जो कहां यूज किए जाते हैं, कफ में यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका हाइपोटेंसिव से कोई रोल नहीं है। सो राउल्फिया इज द करेक्ट आंसर विच मेनली हैविंग द रिसर्पिन दैट एक्ट एज द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सर क्यों? क्योंकि ये हमारे जो डोपामिन का वेसिकल में जाने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, नॉरएड्रेनालिन नहीं बन पाएगा तो बीपी नहीं बढ़ा पाएंगे। पूरी फार्माकोलॉजी में आपने मैकेनिज्म देखा होगा। तो इसलिए सिंपल याद रखिएगा, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोर्ड ऑफ द कार्पसल्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अच्छा जरा देखो, अगर मैंने बोला ये मेरे पास क्या है, इसमें मैंने ब्लड निकाल लिया। अब ब्लड होगा तो इसमें हमारा फ्लूइड भी होगा, पानी भी होगा, प्लस इसमें कोआगुलेटिंग एजेंट भी होंगे, और साथ ही साथ इसमें हमारी ब्लड सेल्स भी होंगी। करेक्ट? समझिएगा ध्यान से। अब अगर इस ब्लड से फ्लूइड को अगर मुझे लिखना है ना, तो मैं चाहे तो इसको प्लाज्मा भी लिख सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। चलिए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्लाज्मा। अब अगर मैंने इसमें से ब्लड सेल्स रिमूव कर दिया, ब्लड सेल्स रिमूव कर दिया, वही ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स की बात करोगे, अगर इनको हटा दिया जाए तब ये क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, तब ये बन जाएगा क्या, प्लाज्मा प्लस कोआगुलेटिंग फैक्टर। और इसको ही हम बोलते हैं क्या, ये हमारा हो जाता है, या मैं फ्लूइड ही रखूंगा, अगर मैं कोआगुलेटिंग एजेंट है तब हमारा ये बन जाएगा क्या, प्लाज्मा, और अगर कोआगुलेटिंग एजेंट नहीं है तब बन जाएगा सीरम। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे लिख दूं, ब्लड, तो ब्लड में क्या है, फ्लूइड प्लस कोआगुलेटिंग एजेंट प्लस ब्लड सेल्स। और जब मैं प्लाज्मा की बात करूंगा तो प्लाज्मा में फ्लूइड है, फ्लूइड के साथ साथ कोआगुलेटिंग एजेंट है, ब्लड सेल्स नहीं है। और नेक्स्ट आता है सीरम, सीरम में हमारा फ्लूइड रहेगा, कोआगुलेटिंग एजेंट नहीं रहेगा, तब बन जाएगा सीरम। अब आप बताओ, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड डिवोर्ड ऑफ द कार्पसल्स तो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। अगर ब्लड सेल्स निकाल दिया जाए तो बन जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा विथ कोआगुलेटिंग एजेंट, ब्लड सेल्स अलग हो गई। सीरम, यहां पे हमारा फ्लूइड है लेकिन कोआगुलेटिंग एजेंट अब्सेंट है, कोआगुलेटिंग एजेंट और ब्लड सेल्स अगर हटा दिया गया तब बन जाएगा सीरम। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि सीरम बनेगा या प्लाज्मा बनेगा या ब्लड से क्या बात हो रही है, ध्यान से देख के तब आंसर करिएगा। वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा की बात करोगे तो अल्फा एगोनिस्ट यूज होते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं। और बीटा ब्लॉकर सबसे ज्यादा जो टॉपिकली यूज किया जाता है दैट इज द टीमोलॉल। यस, टीमोलॉल, जो आई की लाइट टिमटिमाने लग जाती है ना कैटरैक्ट में, उसको सही करने के लिए, ग्लाउकोमा में उसको सही करने के लिए टीमोलॉल दिया जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। हाँ, लेवोबिनोलॉल वगैरह भी यूज होता है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारा टीमोलॉल, लेवोबिनोलॉल, बिटॉक्सोलॉल एंड कार्टिलॉल की बात करेंगे, ये हमारे मेनली यूज होते हैं। वैसे ट्रिक सहित हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा होगा, जरा जित सीरीज में देख लीजिएगा, पूरे एनएस की फार्माकोलॉजी डिजीज में आ जाएगा। ऑल आर एसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, दो टाइप के अमीनो एसिड, वैसे आपको तीन हो गए लेकिन मैं अभी दो पे चलूंगा। दो टाइप के मेजर अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया गया, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या मतलब, दोज एसेंशियल अमीनो एसिड विच आर रिक्वायर्ड इन द डाइट, जिनको डाइट में लेना कंपलसरी है, कहलाते हैं एसेंशियल, और जिनको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, मेरे बॉडी में बन जाएंगे, कहलाएंगे नॉन एसेंशियल। और एसेंशियल अमीनो एसिड याद रखने के लिए एक चीज याद रखिएगा, प्राइवेट टाइम हॉल, बस ये याद रखना है, 3 3 4, यहीं से हमारा आ जाएगा फिनाइल एलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन।
T for tryptophan, next I for isoleucine, M for methionine, H for histidine, A for arginine, L for leucine, L for lysine। 10 हो गए। कमेंट में आप मुझे सब नाम लिख के बताइएगा जो जो मैंने बोला है। चलिए अच्छा और सुनिएगा, ये जो दोनों अमीनो एसिड है ना, आज की डेट पे इनको रख दिया गया है किसमें, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में। ये सेमी एसेंशियल बोले जाने लगे। अब आप जरा देखिएगा, ल्यूसिन एसेंशियल, लाइसिन एसेंशियल, फिनाइलएलनिन एसेंशियल, बट टायरोसिन नो सर, दिस इज नॉन एसेंशियल। आपसे पूछा गया सभी एसेंशियल है एक्सेप्ट, तो आंसर क्या लगाओगे, टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। देख लीजिएगा, एसेंशियल में हमने ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन हमने क्या रख दिया था, इधर देखोगे 3 6 2 8, 8 यहां है 2 यहां है, वैसे वो पूरा एसेंशियल की बात थी। और बाकी हमारा, अच्छा इसको भी याद रखना है, बहुत इजी ट्रिक है, क्या, ट्रिपल ए ट्रिपल जी CST P। बस जरा इसको लिखिएगा फिर मुझे बताइएगा याद होता है कि नहीं। क्या बोला, ट्रिपल ए ट्रिपल जी CST P, C फॉर सिस्टीन, S फॉर सेरीन, T फॉर टायरोसिन एंड प्रोलिन। ये हो गए। चलिए आगे बढ़िएगा। आइबुप्रोफेन इज, नाम ही है, केमिकल नेम है, परेशान मत होना सर मुझे तो आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, सुनो जरा। आई फॉर हमारा यहां पे हो गया आइसो, BU ब्यूटाइल, नाम में ही काम है। I फॉर आइसो, BU फॉर ब्यूटाइल, P फॉर हमारा आ जाएगा फिनाइल, एंड प्रोफेन मैंने आपसे बोला यानी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, तो क्या नाम हो गया जरा देखो, आइसो ब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। नंबर अगर कंफ्यूजन वाले होंगे तब तो एक बार बात की बात है, लेकिन क्या कंफ्यूजन है भी क्या आपको यहां पे, इथाइल फिनाइल, हेक्साइल फिनाइल, प्रोपाइल फिनाइल, नहीं सर सिंपल तो है, आइसो ब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड आइबुप्रोफेन इज। 2-4 में हमारा ये आता है, सिंपल है, बिल्कुल इजी है, एक बार करके देखना फिर मजा आएगा। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम आर कॉल्ड, मल्टीपल फॉर्म, अगर एक एंजाइम कई फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है आइसो एंजाइम। क्या बोला जाता है, आइसो एंजाइम। सर बाकियां क्या लिखें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो हमारा होल यूनिट होती है ना, उसको बोला जाता है होलो एंजाइम या होलोजाइम्स बोला जाता है। होलोजाइम्स हैविंग द 2 पार्ट्स, दैट इज एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। कोएंजाइम भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, अगर ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है तब तो कोएंजाइम है, इनऑर्गेनिक है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। आंसर देखो क्या मिला, यहां के हिसाब से तो यही है ना, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम इज आइसोएंजाइम। बाकी तो अलग चीजें हो गई ना, वो तो एंजाइम के मींस यूनिट वाइज हो गया। ड्यूरिंग स्टारवेशन द लेवल ऑफ द डैश इन ब्लड डिक्रीजेस। भैया अगर आप भूखे रहोगे, व्रत करोगे, स्टारवेशन पे रहोगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल घटेगा, एम आई राइट। अमोनिया, क्रिएटिनिन, क्लोराइड एंड ग्लूकोज, मैं इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है सर। ऑब्वियसली अगर फास्टिंग पे रहेंगे, स्टारवेशन कंडीशन पे रहेंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। यही तो हमें सिंपल आंसर देना था, इसमें भी टाइम क्यों लेना जी। Which of the following is rational for a patient taking cardiac glycoside? अगर एक पर्सन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड ले रहे हैं तो उसमें क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत प्यारा है सर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड हाइपोकैलीमिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना, पोटेशियम लो लेवल पे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सोडियम हाई लेवल पे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी क्या करता है, हाइपोनैट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, साथ ही साथ वेट लॉस, साथ ही साथ हाइपर फैट, हाई फैट। तो जरा देखना, हाई सोडियम लो पोटेशियम हाई फैट चलेगा,
लो सोडियम गलत हो गया, हाई पोटेशियम गलत है, हाई पोटेशियम गलत है। यानी हमने क्या क्या बोला, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम लेवल घटाता है, हाई फैट लेवल, हाइपरकैल्सीमिया। ये सारे नाम जरूर लिख लीजिएगा। क्या क्या बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है, कैलीमिया और मैग्नीशियमिया, हाइपो, कैल्सीमिया, हाइपर, ट्राइग्लिसरीडीमिया, हाइपर, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। सोडियम बढ़ाइए, फैट बढ़ाइए, कैल्शियम बढ़ाइए, मैग्नीशियम और पोटेशियम घटा जाइए। क्या दिक्कत है, इतना इजी तो था। अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड प्रेडनिसोलोन 10 mg डेली फॉर 16 डेज। ओके, एक पर्सन है जिसको क्या दिया गया है, प्रेडनिसोलोन दिया गया है, कितना, 10 mg डेली दिया गया है 16 डेज के लिए। Prednisolone is available at 5 mg इंट्रिक कोटेड टैबलेट, बट अनफॉर्चुनेटली 10 mg की टैबलेट नहीं है, 5 mg की टैबलेट है। बढ़िया, यानी अगर मुझे 10 mg एक दिन में देना है तो मुझे 2 टैबलेट देने पड़ेंगे। करेक्ट। हाउ मैनी टैबलेट ऑफ डेल्टा कॉर्ट्रिल हैव टू बी डिस्पेंस्ड। अब बताइए, अगर वो पर्सन आपसे 16 दिन की दवा ले रहा है, आप कितनी टैबलेट दोगे? हमने अभी क्या देखा कि 10 mg देना है, लेकिन हमारे पास 5 mg की ही टैबलेट है, तो हम क्या करेंगे, 2 टैबलेट दे देंगे एक दिन के लिए। लेकिन देना 16 दिन के लिए है, तो कितनी टैबलेट दे दोगे? इससे इजी क्वेश्चन कुछ होगा क्या जी? 32 टैबलेट्स दे दोगे कि नहीं? क्योंकि आपको डोज वही रखना है, टैबलेट घट बढ़ रही है अलग बात है, लेकिन डोज में नहीं चेंजिंग करना है, अदरवाइज सारा इफेक्ट खराब हो जाएगा। सो यस, नंबर ऑफ टैबलेट हमारा 160 mg देना है, 5 mg की टैबलेट है, हमने बोला हमारा 32 टैबलेट्स देना पड़ेगा, बात खत्म। एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज द सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन नाम तो सुना ही होगा। The solution which having the same osmotic pressure as like the blood is called as the isotonic। जैसे हम बोलते हैं ना 0.9% फिट बाय वॉल्यूम हमारा NaCl आइसोटोनिक होता है। करेक्ट है। अब यहां पे देखो, pH, फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। हाँ जी, यानी अगर आपसे बोला गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज लाइक द ब्लड, क्योंकि अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ब्लड सेल्स डालोगे तो ना श्रिंकेज होगी ना बस्ट होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम के चक्कर में श्रिंकेज हो जाएगा, और हाइपोटोनिक में डाल दोगे तो बस्ट हो जाएगा। अलग अलग कहानी आ जाएंगी। सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। अब टैबलेट का डिफेक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, अलग अलग कैपिंग, लैमिनेशन, चिपिंग, पिकिंग, मॉटलिंग, नाम सुना है? ये टैबलेट कोटिंग की बात नहीं है, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की बात है। देखो, पहला क्या है, पिकिंग। क्या होता है, जब हमारे टैबलेट का कुछ कंटेंट हमारे पंच या डाई में चिपक जाता है, उसको बोलते हैं पिकिंग। कैपिंग, जब पंच करने के बाद अगर कैप जो ऊपर का पोर्शन है ना, क्राउन वाला पोर्शन है ना, वो सेपरेट होने लग जाए तो कहलाएगा कैपिंग। केवल क्राउन पोर्शन अगर सेपरेट होगा। लैमिनेशन, जहां पे हमारी पूरी लेयर 2 डिस्टिंक्ट लेयर में इक्वली डिवाइड हो जाए, कहलाएगा लैमिनेशन। ब्रोकन तो टूट गई, वो तो दिल टूट गया, अलग कहानी है। आपसे पूछा गया सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, 2 या उससे ज्यादा इक्वल लेयर में, डिस्टिंक्ट लेयर में टूटे तो कहलाएगा लैमिनेशन। सो यहां पे नाम ध्यान देने वाली चीज थी, पिकिंग एंड स्टिकिंग। पिकिंग द मटेरियल अडहेयर इनटू द डाई और पंचेस में होगा, वो अलग है। चिपिंग की बात करोगे, टैबलेट हैविंग द शार्प एज। लेकिन कैपिंग की अगर हम बात कर रहे थे, यहां पे ये देखना, कैपिंग पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट। जैसे टैबलेट में जो थोड़ा उठा हुआ रहता है ना दोनों तरफ, अगर सिर्फ वो सेपरेट हो रहा है तो कैपिंग। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट लेयर का सेपरेशन हो जाए 2 या 3 लेयर में, तो वो होगा क्या, लैमिनेशन। मॉटलिंग क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यस,
अनइक्वल डिसोल्यूशन ऑफ द कलर्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर मॉटलिंग होता है। क्या ये पढ़ा है हमने? डिफेक्ट ऑफ द टैबलेट, बढ़िया पढ़ा ही होगा। द नॉर्मल ब्लड पीएच, नॉर्मल ब्लड पीएच कितना होता है? अराउंड न्यूट्रल पीएच पे होता है। अराउंड, मैंने इक्वल नहीं बोला, लेकिन स्लाइटली बेसिक आ जाता है। सो 7.35 टू 7.45 हमारा होता है क्या? पीएच होता है ब्लड का। अब जरा यहां पे देखो, एसिडिक नहीं, एसिडिक नहीं, हाईली बेसिक नहीं, स्लाइटली बेसिक इसीलिए कहलाता है 7.35 टू 7.5। हर सिक्रीशन का जरा पीएच जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ब्लड का 7.35 टू 7.40, टीयर्स 7, थोड़ा खारा होता है ना, खट्टा टाइप का होता है जब आपने कभी आंसू पिया होगा तो। सलाइवा 6.4 टू 7 न्यूट्रल के आसपास जाता है। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक में जाओगे, पैंक्रेटिक जूस थोड़ा बेसिक में जाओगे, इंटेस्टाइनल जूस बेसिक में आएगा, यूरिन, हाँ जी, ये हमारा न्यूट्रल पे आसपास, ये स्लाइटली एसिडिक और बेसिक हो सकता है, तो अलग अलग पीएच हो गए। आयोडीन टिंचर कंसिस्ट ऑफ, आयोडीन टिंचर यानी ल्यूगॉल सॉल्यूशन। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ल्यूगॉल सॉल्यूशन याद रखने का एक ट्रिक बताया था। अकेला आएगा 5 और 2 आएंगे तो 10। सर क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, ट्रिक है। क्या? 5% आयोडीन, 10% पोटेशियम आयोडाइड मिलके बनाते हैं आयोडीन टिंचर। 2% आयोडीन गलत है, 5% आयोडीन एंड 2.4% सोडियम गलत है, 5% आयोडीन 10% पोटेशियम आयोडाइड सही है, 10-15 बिल्कुल गलत है। तो मैंने क्या बोला? अकेला आएगा आई, अकेला आई 5% और मोटा के आई तो 10%, यानी पोटेशियम आयोडाइड तो 10%। छोटी छोटी चीजों से याद करिए ना, कैसे याद कर सकते हो? हाँ जी, आयोडीन टिंचर यूज जरूर किया होगा, शायद हो सकता है आपने लैब में बनाया भी होगा। यही तो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट, अब स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है। हाँ जी, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है, मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए कोडॉन करती है, ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस में भी यूजफुल होती है। लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पे काम करती है, वो तो ठीक, लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया में ही सिर्फ काम करेगी, एनारोबिक बैक्टीरिया में नहीं काम करेगी। क्यों? क्योंकि जो अमीनोग्लाइकोसाइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है। तो ये चीज जरूर नोट करिएगा। अब देखो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया यस इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस। नो 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 नो, वायरस के अगेंस्ट कब से यूज होने लगी भाई ये ड्रग ना? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करेगी, 30 राइबोसोम पे बाइंड करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए कोडॉन कराएगी। और अगर बात करूंगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ही काम करेगी, एरोबिक बैक्टीरिया पे ही काम करेगी, एनारोबिक बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, जूरिस्प्रूडेंस की एक और एग्जांपल, और ये है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट से। अब ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की बात करते हो तो वहां 2-3 टाइप का एडवर्टीजमेंट आता है। पहला प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट, दूसरा एग्जेम्प्टेड एडवर्टीजमेंट, तीसरा रेस्ट्रिक्टेड एडवर्टीजमेंट। अलग अलग पढ़े होंगे। प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट मतलब जो एडवर्टीजमेंट नहीं किए जा सकते हैं, और जिसमें सबसे पहला आता है no advertisement should be claimed regarding the treatment of the schedule J class disease या incurable disease। अब ब्लाइंडनेस, हाँ जी, इनक्योरेबल है, और कोई कह दे कि नहीं मेरी दवा, मेरे मंत्र, मेरी तिलिस्म, मेरी कवच से तुम्हारा ब्लाइंडनेस सही हो जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। सो दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इज प्रोहिबिटेड। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोहिबिटेड। एग्जेम्प्टेड वो होता है जो अलाउ है, जैसे अगर कोई डॉक्टर अपने प्रेमाइसेस में कुछ अगर कर रहा है तो वो कुछ अलग चीजें होती हैं, क्योंकि उसके पास कुछ ऑथेंटिसिटी अलग वर्ड है, तो उसके बेसिस पे वो एग्जेम्प्टेड आता है। यहां पे तो प्रोहिबिटेड हो गया ना भाई, सीधे सीधे आपने ब्लाइंडनेस के लिए ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो। सो देयर आर वेरियस डिजीज व्हिच कम्स अंडर द शेड्यूल जे एंड द treatment of these disease is totally prohibited। AIDS, arteriosclerosis, asthma, blindness, blood poisoning, cancer, cataract, deafness, diabetes, disease,
डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, या ड्रॉपसी की बात करेंगे, एपिलेप्सी की बात करेंगे, फीवर, गैलस्टोन, फीवर इन जनरल की बात हो रही, ठीक है, ब्लैडर स्टोन्स, गैंग्रीन, ग्लाउकोमा, ग्वाइटर, ओबेसिटी या ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारी सभी डिजीज क्या है, शेड्यूल जे वाली है। चलिए आगे आइए। द बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन सेल, सेल के अंदर को बोला जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर वाले को मतलब जो लेयर पे है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और दो सेल के बीच में है तो वो इंटरसेलुलर फ्लूइड कहलाता है। ये अलग अलग टाइप का आपने नाम सुना होगा। यहां पे क्या है, द बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल, तो इंट्रासेलुलर सेल, ब्लड में होगा तो प्लाज्मा, सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल जब हमारा क्या है, दो के बीच में चल रहा है इंटरस्टिशियल, यहां तो इंट्रासेलुलर का ऑप्शन है ना, क्योंकि सेल के अंदर की बात हो रही है। ब्लड की बात होती तो प्लाज्मा आ जाता, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो वहां से हमारा निकलता है उसकी बात आती। इनफेंटाइल मायोक्लोनस इज बेस्ट ट्रीटेड विथ, इनफेंटाइल, हाँ कभी कभी इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस भी बोल दिया जाता है, जो मेनली बच्चों में होता है, और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लोनाजिपाम बाय द आईवी रूट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज द यस, क्लोनाजिपाम इज द करेक्ट आंसर। हाँ मैं मानता हूं फेनिटोइन, डायजिपाम, फेनोबार्बिटोन भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इन्फेंटाइल मायोक्लोनल एंटीबायोटिक, मायोक्लोनस एपिलेप्सी की बात करेंगे, सो ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या होगा, क्लोनाजिपाम होगा। फेनिटोइन, बारबिचुरेट, प्रिमिडोन, ये सब हमारे यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होगा। कोका, ओपियम एंड हेम्स कम्स अंडर, कोका, हाँ जी, इरिथ्रोजाइलम कोकोआ, ओपियम पेपेवर सोमनीफेरम, हेम्प कैनाबिस सटाइवा, ये सब किस में आते हैं, हाँ ये सब हमारे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंतर्गत आएंगे, जो डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 के एग्जांपल में हमारे आते हैं। सो डेंजरस ड्रग एक्ट आएंगे, पॉइजन नहीं है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नहीं है, सो डेंजरस ड्रग एक्ट के अंतर्गत आएंगे कोका, ओपियम, हेम्प की बात करेंगे। कोका से कोकेन, ओपियम से मॉर्फिन एंड रिलेटेड डेरिवेटिव, और हेम्प से चरस, गांजा, भांग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू, हम क्या पढ़ते हैं, VD इज इक्वल X by C, so dose administered divided by the drug present into the plasma concentration. Single to a daily dose, not at all. And administered dose to a body, uncharged नहीं. Amount of drug in the body to the concentration of the drug in plasma, हाँ जी, D आंसर लगा दीजिएगा। VD is equal X by C, dose divided by the plasma drug concentration, यही तो VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है उसी की तो बात की जाती है। हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हेपेटाइटिस, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आइटिस वर्ड लग जाए, सो आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और यहां पे लगा है हिपैटो, हिपैट मतलब हिपैटो, हिपैटो यानी लीवर, तो लीवर की सेल्स में जब इन्फ्लामेशन होगा उसको बोलेंगे हेपेटाइटिस। तो कैसे, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग, बिल्कुल नहीं, स्किन रैशेस, हाँ जी, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, इडिमा मतलब स्वेलिंग होता है, सो आपसे पूछा गया हेपेटाइटिस, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड एज द हेपेटाइटिस। सिंपल आंसर है, आइटिस कहीं भी हो, ध्यान से देखना, आइटिस आए इन्फ्लामेशन लगा लीजिएगा, कोई भी एग्जांपल आप ढूंढ लीजिए आपको मिल जाएगा आंसर। सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय, आपने सूचर, लिगेचर, बैंडेज, कॉटन, इनका स्टरलाइजेशन कभी किया है? अगर नहीं किया है तो देखा होगा, अगर देखा भी नहीं है तो पढ़ा होगा, हाँ जी, ऑटोक्लेव का नाम सुना होगा। इन सभी का जो स्टरलाइजेशन होता है वो ऑटोक्लेव में किया जाता है। मेनली अगर मैं बात करूंगा तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है। कौन सा? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट पे कभी नहीं। अब पता चला आप कॉटन को ले जाके आग के ऊपर रख के कह रहे हो कि हम स्टरलाइज करेंगे, गैसियस रेडिएशन नहीं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव की बात करते हैं। 121 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए किया जाता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय द ऑटोक्लेव। द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट इज, च्यूएबल टैबलेट खाया जरूर होगा और उसमें स्वीटनिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं? मैनिटॉल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट,
हमेशा याद रखिएगा मैनीटॉल। इसमें कुछ जवाब सवाल नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर करने की जरूरत है कि मैनीटॉल हमारा यूज किया जाता है च्यूएबल टैबलेट की बात। ओके, सो आज के इस पार्ट 1 ऑफ द ओडिशा फार्मासिस्ट 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर